हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए, आज जो हमारी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का दिस इज अ लेक्चर नंबर 25। मैं आशा करती हूँ कि आप इस लेक्चर पे पहुंचने से पहले लास्ट 24 लेक्चर्स तक कवर करके आए होंगे। राइट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको 2 लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, 25 एंड 26। राइट, और ये हम लेक्चर कहाँ में पढ़ रहे हैं? दैट ऑल कम्स अंडर MPPSC पेपर 1, जो पार्ट बी में जो सेकेंड यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें जो है हम इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। फॉर यू दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आरती सहानी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, एज यू ऑल नो कि हमारे जो जीएस पेपर्स होते हैं उसमें 6 पेपर्स होते हैं। राइट, जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6। और मैं आपको फिर से इन शॉर्ट बताना चाहूंगी कि हमारी जो स्ट्रेट जीरो की टीम है, दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छे से जो है एक एक चैप्टर्स, एक एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार कर रही है। और ये जो पूरा कंटेंट है अकॉर्डिंग टू न्यूएस्ट सिलेबस, जो अभी रिसेंट में MPPSC का सिलेबस अपडेट हुआ है, कुछ डिलीशन भी हुआ है और कुछ एडॉन्स भी हुए हैं। राइट, तो उस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये लेक्चर्स आपके लिए या ये नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल MPPSC मेंस का पेपर 1 पार्ट बी, जिसमें हम फर्स्ट कुछ 15 लेक्चर्स में जो है हमने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट की। देयर वी हैव स्टडीड अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स। हमने ये सब जो फिजिकल फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ वर्ल्ड है वो कंप्लीट किया था। देन वी फर्दर मूव ऑन टू जियोग्राफिकल फिनोमिनाज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड साइक्लोन्स। फिर उसके बाद हमने कॉफिन का क्लासिफिकेशन अंडर वर्ल्ड मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में पढ़ा। देन वी मूव टुवर्ड्स यूनिट 2, जो कि अभी भी हमारी इन कंटिन्यूएशन है, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमने फर्स्ट कुछ लेक्चर्स भी हमने कंटिन्यूएशन में पढ़ा। माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्टल एरियाज पढ़े, है ना, कि एरिया जो हमारा पूरा इंडिया का जो पार्ट है वो कैसे बेसिकली डिवाइडेड है, हमने उसको कंप्लीट किया। देन वी हैव गॉन थ्रू होल ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कॉफिन का क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया में पढ़ा। उसके बाद अभी जो है हम इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि हर एक टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन तो है एक्सपेक्टेड रहता ही है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को कई बार स्टूडेंट्स क्या है ना कि मतलब एक तरीके से मतलब आसान में छोड़ देते कि अरे यार कुछ तो लिख लेंगे, बट नहीं, एक बार जो है एटलीस्ट इन लेक्चर्स को आप, इन वीडियोस को पढ़िए, एक शॉर्ट नोट बना लीजिए अराउंड, और फिर उसको एक बार जब बिफोर द एग्जाम सीरीज, और जब एग्जाम्स आपके स्टार्ट होंगे, आप मॉक टेस्ट भी देते हैं हमारे, तो उसमें जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पॉपुलेशन ऑफ ए फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम पूरा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पे हम जैसे फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड इंडिया सब पढ़ते हुए आए हैं, तो ऐसे ही हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट, वेजिटेशन, वहां के कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते भी हैं तो विच मिनरल्स जो है उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस एरिया में कौन सा प्रोमिनेंट मिनरल्स और एनर्जीज और मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो लगी हुई है, काम करती है। फिर उसके बाद हम मेजर ट्राइब्स जो है, वनरेबल ट्राइब्स जो मध्य प्रदेश में मिलती हैं, हम उनको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे यूनिट 4 में, जहां पे आप वाटर और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर जो है आजकल इतना इम्प्योर हो रहा है या फिर वाटर टेबल इतनी डाउन हो रही है, तो ये सब के क्या कारण है उन सबको हम देखेंगे। उसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर बेसिकली होता क्या है, जो जब डिजास्टर आ जाता है तो क्या हमारी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज रहती हैं, क्या गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्लान्स और इनिशिएशंस लिए गए हैं क्या इस एरिया में, तो हम इन सबको देखेंगे। और एट लास्ट जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत रिलेवेंस रखती हैं, लाइक रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड को भी बताने के लिए हमारे लिए, मतलब कि कैसा मानसून रहेगा, कैसी एग्रीकल्चर रहेगी इस बार की, है ना, इरिगेशन कितना हो चुका है लैंड एरिया में, तो इस टाइप के जो प्रोसेसेस है ये हमें बेसिकली जीपीएस या जीआईएस के थ्रू पता चलता है। तो हम बेसिकली ज्योग्राफी के लिए जो टेक्नोलॉजी का रिलेवेंस है हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिर पूरा जो है इंडियन ओवरऑल जो ज्योग्राफी मतलब बेसिकली पार्ट बी जो है कवर हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग डिस्कशन तो है, मतलब टिल द एग्जाम, जब तक आपका नहीं होता है, मतलब एग्जाम नहीं आता है, तब तक हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। राइट, तो चलिए, दिस इज एन शॉर्ट
इंट्रो अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। उसके बाद हम बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई विल टेल यू कि हमारी स्ट्रेट जीरो की टीम के द्वारा जो है बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। लाइक MPPSC का मेंस स्पेसिफिक कोर्स है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग डिस्कशन सेशंस करना है, जिसमें कि बेसिकली आपको पर्टिकुलर जो है आप टीम के द्वारा जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर आप टीम के द्वारा तो ऑब्वियसली सब में ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर वे ऑफ मतलब आपको कैसा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, फॉर्मेटिंग सिखाई जाएगी, ये सब चीजें। और एट लास्ट अगर आपको वीडियो से ज्यादा आपको लगता है कि मेरे को इंग्लिश का जो है मटेरियल ही अवेलेबल हो जाए एटलीस्ट, तो हमारे द्वारा पूरे जो है नोट्स इंग्लिश मीडियम के लिए पूरे GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है तो यू कैन अवेल इट। फॉर अवेलिंग, बिफोर अवेलिंग आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अवेल करने से पहले मेन सबसे खुशी की बात यह है कि अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप यहाँ पे ये मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और अगर कोई और भी बिफोर जो अगर रेफरल कोड का यूज करने से पहले वेबसाइट पहुंचने के बाद आप बिल्कुल घुमा जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा जिसमें सब कुछ मिल जाए और एट मैच बेनिफिट के साथ, है ना। तो आप डायरेक्टली हमारी टीम से पहले कॉन्टेक्ट करिए बिफोर गोइंग टू इनिशिएट। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार मैं अपने डाउट को क्लियर कर लूं, उसके बाद जो है मैं जो अपनी मतलब बेसिकली फिर मैं अवेल करूंगा कोर्स को, तो आप यू कैन डायरेक्टली ऑन दिस नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर फिर भी कोई अगर हम जो पढ़ रहे हैं उससे भी रिलेटेड अगर आपको क्वेरीज है तो भी आप कॉन्टेक्ट में बात कर सकते हैं। हमारी टीम, हमारी फैकल्टी आपके लिए 24 घंटे जो है अवेलेबल है, राइट। तो चलिए आज का हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चर। मैं पहले बता चुकी हूँ इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मतलब अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो ये मतलब अगर देखा जाए तो कई लोग तो इसी में PhD भी कर लेते हैं, 5-5 साल इसको पढ़ते हैं, बट हमें इतना नहीं पढ़ना है। लेकिन तब भी हमें जितना पढ़ना है वो अराउंड 2 लेक्चर्स कवर करेगा, ठीक है। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर के आपके 2 लेक्चर्स आएंगे, एक ये फर्स्ट लेक्चर है, एक सेकंड लेक्चर और आएगा इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो अराउंड 49% जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ना। और बेसिकली और अगर हम देखे जाए तो करीब पूरा जो एरिया देखा जाए इंडिया का, तो उसमें 47% जो है कल्टीवेबल लैंड है, जहां पे कुछ ना कुछ उगाया जाता है, कुछ ना कुछ जो है एग्रीकल्चर की जाती है। और जो कि 35% जो है नेशनल इनकम को कवर भी करता है। मतलब अगर 100 रुपए अगर इंडिया के पास आ रहे हैं, इंडिया 100 रुपए कमा पा रहा है, तो उसमें 35% जो है इंडिया कैसे कमा पा रहा है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू कमा पा रहा है। तो मतलब ये एक बहुत गुड अमाउंट भी कवर करता है। और ये जो GDP है आपकी पूरी, वो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो ये 14% जो है वो GDP पे भी कंट्रीब्यूट करता है। अब ये पीपल लोगों को खाना मतलब एग्रीकल्चर से, तो जो हम खाना पीना खाते हैं वो सब कुछ एग्रीकल्चर से होता है। एनिमल्स को फूडर वगैरह जो मिलता है, घास फूस मिलता है, वो सब जो है आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मिलता है। तो बेसिकली ये प्राइमरी सोर्स ऑफ बेसिकली बोलना चाहिए कि प्राइमरी सोर्स है अपनी इंडियन इकोनॉमी का, है ना। लाइक अगर हम रॉ मटेरियल भी देखते हैं, जैसे शुगर है तो शुगर काय से बना, गन्ने से बना, राइट। तो गन्ना क्या है, एक तरीके से प्लांटेशन है। टेक्सटाइल बना तो टेक्सटाइल अगर हम उसे नेचुरल टेक्सटाइल देखें तो कॉटन से बना, रेयन से बना। तो ये सब क्या है, ये एक आपकी एग्रीकल्चर मेथड है। एडिबल ऑयल, सरसों का तेल खाते हैं अपन, अगर कोकोनट ऑयल खाते हैं या लगाते हैं, या फिर अगर अपन उसकी पीनट मूंगफली का तो तेल होता है उसको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एग्रीकल्चर है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और ये बेसिकली आपकी इनकम मतलब जो किसान वगैरह होते हैं जो इसमें लगे होते हैं उनको इनकम और वेल्थ भी प्रोवाइड करता है, राइट। अब हम कुछ इसके साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के। तो ये एक तरीके से सब्सिडेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। तो बेसिकली सब्सिडेंस मतलब क्या हो गया कि अपनी आम जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किसानों की रिक्वायरमेंट है कि उनको अपनी आजीविका का कारण जो है मतलब बनाना है, या उनको अर्निंग के लिए जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, इन सब के लिए जो है सब्सिडेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यूज होती है। मतलब अपना जीवन पालन पोषण करने के लिए, है ना। और इसमें अनरिलायबल मानसून, अपन को बहुत ज्यादा मतलब जो अपन बेसिकली फार्मर्स जो होते हैं उनको मानसून में बहुत ज्यादा रिलाय होना पड़ता है। पानी का आर्टिफिशियल सोर्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, अगर टैंक भी है, अगर टैंक में भी पानी स्टोर हो रहा है, तो टैंक में एट लास्ट पानी कहां से आ रहा है, मानसून से तो आ रहा है ना। या अंडर वाटर भी टेबल अगर आ रही है, या वेल है, या टुल्लू पंप से लगा के हमने जो है पानी दे रहे हैं खेतों में, तो एक टाइम तक अगर मानसून नहीं आएगा तो वो पानी भी तो बहुत अंडरग्राउंड चला जाएगा, बहुत पानी जो है, या फिर वाटर टेबल पूरी सूख भी सकती है इन फ्यूचर ट्रमेंडस सिचुएशन में। तो इन सब के लिए क्या है, मानसून पे डिपेंडेंसी होती है। इंडिया की वास्ट रिलीफ है, क्लाइमेट इतना अच्छा मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है,
तो क्रॉप्स भी बहुत अच्छी क्रॉप्स भी अच्छी होती हैं। ऑल ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्रॉप्स जो है वहां पे होती है। और अराउंड जो प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स है 2/3 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया का जो है वो फूड क्रॉप्स होती है। बाकी में जैसे कि अपन ने बात किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन होना, तो ज्यादातर आपका फूड क्रॉप्स होती है। बाकी फिर उसके बाद जो 1/3 है वो आपका इंडस्ट्रियल जो यूज के लिए डायरेक्टली होती है, उस टाइप की जो है प्लांटेशन किया जाता है। ओके, तो बेसिकली पुअर, लेकिन कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में, जैसे कि किसानों को पास या प्रॉपर विलेज एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, स्टोरेज नहीं होती है कि मतलब अच्छे से, जो आपने देखे होंगे वेयर हाउसेज वगैरह हैं, तो गवर्नमेंट भी बनाती है, प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन वो स्टोरेज भी बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से उनका जो है फसल मतलब पूरी उग जाती है, कट जाती है, लेकिन गेहूं या चावल कई बार आप सुनते होंगे कि उनके घर पे ही रखा रखा जो है खराब हो गया, या वाटर अच्छा नहीं मिलता है, या क्रेडिट और मार्केटिंग लोगों किसानों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, नहीं पता चल पाता है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं हो पाता। लेस मैकेनाइजेशन, जैसे कि अगर हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि यूएस साइड में अगर अपन देखते हैं तो वहां पे मार्केट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, या बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है कम एरिया में भी जो है क्रॉप बहुत अच्छे सोन होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया की। अगर अपन की यहाँ पे जो अपन की मैकेनाइजेशन देखा जाए तो हम बेसिकली क्या होता है कम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, हमारे पास इतने नॉलेज नहीं होती और एवेबिलिटी भी नहीं होती, और फिर इतना ज्यादा बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी, बहुत इकोनॉमिक वायबिलिटी भी चाहिए। अगर इतने आपको मैकेनाइजेशन चाहिए, मशीन्स खरीदनी हो, तो इतना ज्यादा फार्मर्स नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो है मतलब इनएडिक्वेट एग्रीकल्चरल हो जाती है। ठीक है, जैसे इंडिया का जो मिल्क है वर्ल्ड में फर्स्ट पे आता है, लाइक 17% जो वर्ल्ड प्रोडक्शन है मिल्क का इंडिया करती है। मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू, इन सब में भी इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी होती है। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर, अगर स्पाइसेस को तो देख के पूरे, अगर पोर्तुगीज, फिर उसके बाद स्पेनिश, डच, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब स्पाइसेस, काली मिर्च और इन सबको तो देखते हुए आए थे, है ना। तो मिलेट, पल्सेस, इन सब के लिए भी इंडिया जो है बहुत अच्छा जाना जाता है, वर्ल्ड प्रोडक्शन में बहुत उसका नाम है, प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा करता है और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिशिंग इंडस्ट्री में। तो बेसिकली इन सब के लिए मतलब एग्रीकल्चर के मायने में इंडिया का नाम बहुत अच्छा है वर्ल्ड में। तो इसीलिए हमें इसके लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना चाहिए, कि ताकि एग्रीकल्चर को हम और अच्छा बूम में ले जाएं, है ना। तो बेसिकली हमारी इंडिया के क्रॉपिंग सीजन जो है वो डिफरेंट है। आपने कई बार सुने होंगे छोटे से कि ये खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल है और जायद की फसल है, लेकिन कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये एरिया सोन दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका ज्यादातर वीट का कल्टीवेशन होता है, गेहूं उगता है, यहाँ पे राइस वगैरह, ये जो ग्रीन एरिया है जहाँ पे पानी बहुत, राइस को पानी बहुत चाहिए होता है ना। तो राइस के लिए जो है ये वाला एरिया होता है। कॉटन आपका ज्यादातर ब्लैक सॉइल पे होता है, तो ये जो आपका पूरा जो ब्लैक कलर का है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह रीजन जो आपका पूरा डेक्कन ट्राइब से भरा हुआ है, ये क्या होता है, यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन होता है। और लाइक पल्सेज, स्पाइसेस, ये सब रेस्ट ऑफ द पार्ट में नेशन में होते हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप पैटर्न इन इंडिया। तो सबसे पहले आती है हमारी खरीफ क्रॉप का। खरीफ क्रॉप को हम समर क्रॉप या फिर मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है मानसून क्रॉप, क्योंकि इसमें मतलब पानी बहुत चाहिए होता है। ठीक है, पानी बहुत चाहिए होता है और इसको हॉट वेदर भी चाहिए, मतलब गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ओके, तो अब इसमें इस समय इसे सोन कब किया जाता है, बीज कब बोए जाते हैं, तो मई जुलाई में अराउंड जून जुलाई में आप देखेंगे तो जून जुलाई में ही हमारे यहाँ ज्यादातर मानसून होता भी है। ठीक है, तो मई जून जुलाई यहीं इसी टाइम पे खरीफ क्रॉप को बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। और मोस्टली क्या क्या बोया जाता है, लाइक पैडी, शुगर केन, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, पल्सेज, अगर देखे दालें जो देखे, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, टी, चाय पत्ती, कॉफी, रबड़, सीसम, ग्वार, ये सब जो अगर आप देखते हो तो ये सारी जो है खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद रबी की फसल को आप विंटर की फसल बोलते हैं, क्योंकि इसको आप हार्वेस्ट कब करते हो, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हो, फरवरी अप्रैल तक इसको सोन करते हो और फरवरी अप्रैल तक इसको काट लेते हैं अपन, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसको कोल्ड वेदर चाहिए इसीलिए इसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, और इनको कम पानी चाहिए इसीलिए ये जो है इस टाइम पे लगते हैं, क्योंकि मानसून टाइम पे आपकी खरीफ क्रॉप्स लग रही है। अब इसमें किस किस टाइप कौन कौन सी क्रॉप आती है, लाइक व्हीट आ जाता है, ग्राम आ जाती है, पोटैटो, पीसेस, ऑयल जो हो गया, है ना, उसके मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड
सरसों अगर आपने देखी हो काली वाली जो अपन नॉर्मली मसालों में यूज करते हैं ना, और उसी से सरसों का मस्टर्ड ऑयल भी निकलता है। तो ये सब जो चीजें हैं आपकी किस में आती है, रबी के क्रॉप्स में आ जाती है, ठीक है, जिन्हें विंटर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और ये शॉर्ट टर्म क्रॉप होती है, इसको बोलते हैं बेसिकली जायद की क्रॉप। ये जो रबी और खरीफ के सीजन के बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, लाइक मार्च टू जून, उस समय कई बार आपने देखा होगा वाटरमेलन, खरबूज, तरबूज, ये सब, ककड़ी वगैरह जो है, खीरा ककड़ी, ये सब जो है आती है। तो ये बेसिकली आपने यही देखा होगा मार्च अप्रैल के टाइम में आती है, जून जुलाई तक रहती है ना। तो बेसिकली इनको वार्म ड्राई वेदर चाहिए, पानी भी अच्छा चाहिए और लॉन्ग डे चाहिए। तो इसलिए ये मार्च से जून तक इनको मार्च में अराउंड सोन किया जाता है और जून तक हार्वेस्ट किया जाता है। इसमें जैसे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल लाइक मस्क मैलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, चाइना पैडी करके एक चीज वो क्रॉप होती है, वो गोल्ड हो गया, फूडर क्रॉप जो ज्यादातर जो ये जो चारा वगैरह जो गाय भैंस खाते हैं वो भी आपकी जायद क्रॉप में आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया की। इंडिया में बेसिकली हमारे 3 क्रॉपिंग पैटर्न है, 3 टाइप से अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है। अब लेकिन कुछ हमारे पास इंडिया के पास जो है बैकवर्डनेस, कुछ कारण जो है जिसकी वजह से इंडिया जो है आज की डेट में एग्रीकल्चर में अभी भी पिछड़ी हुई है। लाइक ओल्ड कल्टीवेशन मेथड, अभी अपन ने बात किया कि अपन के पास इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन नहीं है, गांव के लोग इतने ज्यादा लिटरेट नहीं हो पाते हैं, या वो अपने फसल मतलब अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते तो उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो स्कूल जाएं या पढ़ाई कर पाए, राइट। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो बहुत पुराने मेथड्स को यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत अच्छी जो है एग्रीकल्चर जो ग्रोथ देखनी चाहिए या आउटपुट देखना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता है। और बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हमारी किसमें है, मानसून में है। कई बार क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा सॉइल एरोड हो जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहाव मतलब मानसून भी ठीक है, अगर हैवी रेनफॉल आ गई तब भी फसल खराब है ना। तो ये सब कारण से भी इंडिया का जो है एग्रीकल्चर सिस्टम जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रैक्टिस डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग लैंड फॉर इनहेरिटेंस। अब क्या होता है कि जैसे एक पापा है, उसके 3 बच्चे हैं, तो पहले तो पापा तो पूरे एक खेत में काम कर रहे थे, अब 3 बच्चों ने अपना अपना खेत बांट लिया, अब वो 3 छोटे छोटे एरिया में कर रहा है, फिर वो 3 के फिर 4 लोग, चाचा मतलब मान लो किसी के 4 किसी के 2, तो वो मतलब सब मतलब एक तरीके से सब डिवाइडिंग हो रही है लैंड की। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड छोटे छोटे एरिया में बट पा रही है। छोटे छोटे एरिया में बटने के चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो है आउटपुट नहीं आ पाता है छोटे एरिया में जब किसी एग्रीकल्चर या किसी ग्रोथ को किया जाता है। तो इसकी वजह से उनका इकोनॉमी लॉस भी हो रहा है। पुअर क्वालिटी सीड्स की भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, उसकी वजह से क्वालिटी सीड की अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होगी। और इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था, लाइक कैनल इरिगेशन, ट्यूबवेल का इरिगेशन, या फिर हम जो है टैंक्स का इरिगेशन करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जो है फॉल्टी हो जाता है। कई बार दिक्कतें कर जाती है, किसानों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, नॉलेज का अपार्ट होते हैं वो लोग। तो इस वजह से जो है ये भी बहुत अच्छा जो है एडवांटेज नहीं दे पाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए हमें इन सब पे बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए, ठीक है। जैसे लैक ऑफ पुअर यूजेस, अगर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज होते हैं एज कम्पेयर टू वर्ल्ड अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में देखा जाए तो। मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स अपने यहाँ इतने अच्छे नहीं होते हैं लोगों के पास। एक्सप्रेसिव प्रेशर ऑन लैंड, मतलब लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर कर देते हैं जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, और फिर उसकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है तो उसके बाद अपने आप ही क्रॉप जो है बहुत ही कम उग पाता है, या फिर क्रॉप इतना ज्यादा जो है आउटपुट नहीं आ पाता। फिर उसके बाद पुअर इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज वाटर अच्छा नहीं है, लेस मैकेनाइजेशन है, इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर रिसर्च है। इन सब की वजह से जो है हम बहुत ज्यादा क्या है पिछड़े हुए हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग पहले से मतलब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बस बता रहे हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन इसकी वजह से ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने या फिर लोगों ने इस बेसिकली इस फील्ड में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया होगा। दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, लाइक ड्रिप इरिगेशन हमने पढ़ा था, स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़ा था, ये सब जो चीजें हैं यूज की जाती है, लेकिन ये भी इतना ज्यादा आउटपुट अपना नहीं दे पाती है जितना कि सोचा जाता है। लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया, लैंड रिफॉर्म्स ले आए गए कि जैसे अपन ने बात किया कि सेग्रीगेशन हो रहा है लैंड का, तो ऐसा बोला गया कि पूरी एक कम्युनिटी जो है वो उसको पूरी एक एरिया लार्ज लैंड को जो है कवर कर ले और सब लोग मिलकर वहां पे खेती बाड़ी करें। उसकी वजह से आउटपुट भी ज्यादा होगा, सब लोग पैसे डिवाइड करेंगे तो इकोनॉमी भी सबकी अच्छी होगी, ठीक है। सॉइल के कंजर्वेशन के प्लान जो है टेक्निक्स यूज करी जा रही है ताकि जो फर्टिलिटी है, इनफर्टाइल जो है आपकी सॉइल हो रही है उसको भी ठीक किया जा सके। फिर उसके बाद अच्छी अच्छी टेक्निक्स, हाइब्रिड सीड की जो अपन क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो इसी वजह से हाइब्रिड सीड का कॉन्सेप्ट आया कि जो पुअर क्वालिटी मिलती है सीड्स में उसको हम हाइब्रिडाइज कर सकें, फर्टिलाइजर अच्छे यूज करें, मैन्योर, पेडी
पानी की जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं जो वो अपन ने बात किया कि पहले जमाने में क्या होता था, बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब जो है बहुत अच्छे होते हैं। मैकेनाइजेशन अच्छा हो चुका है, साइंटिफिक फार्मिंग, एजुकेटिंग द फार्मर, घर घर जाके गाँव गाँव जाके जो है फार्मर्स को जो है नॉलेज दिया जाता है। रेडियोज में अलग से कार्यक्रम, दूरदर्शन में अलग से कार्यक्रम जो है किसानों के लिए चलाए जाते हैं, ताकि किसानों को भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अच्छी अच्छी एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है प्रोवाइड की जा सके, राइट। फिर उसके बाद इस ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसको कि हरित क्रांति बोला जाता है, जिसमें कि आपको ज्यादातर वेजिटेबल क्रॉप्स इन्हीं सब पे ध्यान दिया जाए, है ना। जैसे अपन देखते हैं कि वर्ल्ड डे बनाया जाता है, जैसे कि वेटलैंड डे हो गया, ठीक है, अर्थ डे हो गया, इंटरनेशनल योगा डे हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया कि उस चीज को, उस पद्धति को जो है क्या वो जो एक पुराने जमाने से कोई चीज चली आ रही है उसको तो हम भूल तो नहीं रहे कहीं, इसीलिए जो है डेज का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐसी एक रिवॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आता है कि इस समय अब हमें इसी पे काम करना है, ठीक है। तो इस टाइप से जब गवर्नमेंट या लोग जो सोच लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रांति, है ना। तो इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी क्रांति थी जिसने कि हमारे क्रॉप या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा बूस्ट किया था, है ना, 70s अराउंड में लाई गई थी, है ना। तो ये बहुत अच्छा था, इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। स्टोरेज हाउसेज बनाए गए अच्छे अच्छे, जैसे कि ताकि जो है जो क्रॉप्स है वो खराब ना हो जाए, कि मतलब अच्छे से किसानों ने बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर किया, हार्वेस्ट किया, सोन किया, लेकिन एट लास्ट जो है उनके पास स्टोरेज अच्छा नहीं है, उसकी वजह से उनकी फसल जो है नष्ट हो गई। तो इसलिए स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छे अच्छे वेयर हाउसेज बनाए गए, गवर्नमेंट ने बनाए, कोऑपरेटिव्स ने बनाए, ठीक है। फार्मर्स को स्किल प्रोवाइड करना, उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन बच्चों, गांव किसानों के बच्चों के लिए स्कूल प्रोवाइड करना ताकि उन लोगों को नॉलेज मिल पाए, और प्रोवाइडिंग रियल टाइम मार्केट प्राइसेस ताकि किसानों को कोई बेवकूफ ना बना पाए, पागल ना बना पाए, कि जब वो आसपास की मंडी में जाते हैं उनको बहुत ज्यादा टीवी या इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो उनको पता ही नहीं रहता कि अभी किस चीज के क्या भाव चल रहा है ना। इन्फ्लेशन के थ्रू क्या धीरे धीरे जो है महंगाई की वजह से क्या होता है, भाव भी बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए गाँव जाके जो है किसानों को ये जो रेट प्राइस होते हैं आपकी, क्या रियल टाइम मार्केट प्राइस किस फसल के क्या चल रहा है, ये बताए जाते हैं। जैसे रबी क्रॉप है, जब वो कटने लगती है तो फिर ज्यादा के घर घर बताया जाता है कि इतने में ही बेचना, है ना। तो इस वजह से ताकि फार्मर्स को कोई जो है बिल्कुल वो नहीं करे, और उनको कोई उनको मतलब उनके एटलीस्ट उनकी जो है उनकी मेहनत का जो पैसा उनको मिल सके। तो ये सब जो है बेसिकली आपके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए एग्रीकल्चर के। अब हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग वेज जो होती है मतलब एग्रीकल्चर की प्रोसेसेस की जाती है, जैसे कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक होती है। बेसिकली ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपके 3 मार्कर्स में पूछ लिया जाता है। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट याद है आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के वर्ल्ड क्लाइमेट में जब कॉफिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा था, जो कि मोस्टली आपके मेडिटेरियन रीजन, जो फ्रांस, स्पेन या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें तो वो मेडिटेरियन रीजन में ये कवर करता है। और वहां पे जब वर्ल्ड में वाइन प्रोडक्शन जो होता था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इनफैक्ट, वो कहाँ होता है, मेडिटेरियन रीजन में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वहां पे ग्रेप्स का कल्टीवेशन हो रहा है, साइट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन हो रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई सी एरिया में, किसी लोकलाइज एरिया में, बहुत ब्रॉड एरिया में जब कमर्शियली किसी एग्रीकल्चर में मतलब आपका साइट्रस फ्रूट, ग्रेप्स, ये सब का कल्टीवेशन हो, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को बोलती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह साइड जाएंगे तो आपको देखेंगे कि ग्रेप्स का बहुत अच्छे एरिया में जो है कल्टीवेशन होता है। तो ये सब जो चीजें हैं अच्छी हैं, और गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम फार्मर्स को बताती रहती है कि आप ये कर सकते हैं, इससे आपकी एग्रीकल्चर या आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है। उसके बाद आता है एक मार्केट गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये मार्केट गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा आप कैसे कल्टीवेबल बनाएं, आउटपुट कैसे अच्छा निकालें। तो जैसे कि अगर अपन नीदरलैंड में देखें तो अब वहां पे फ्लावर्स या टुलिप्स इस टाइप से लगाए जाते हैं, और इनका जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, इसका यूज काफी होता है डेकोरेशन में, और इन ओवरऑल जो है इंडस्ट्रीज में इसका काफी यूज होता है। तो ऐसी जो है मार्केट गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट की कम एरिया में अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स लगाई जाए, अच्छा अच्छा आउटपुट लगाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन भी जो है बहुत कम टाइम पे हो, मैकेनाइजेशन भी यहाँ पे जो है बोलना चाहिए कि आपका जो है इतनी अच्छी अच्छी मशीन से यूज होती है इसमें कि कम लेबर इंटेंसिव होता है यहाँ पे, और आउटपुट अच्छा होता है। तो यही जो है गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट जो है लोकल एरिया या कम्युनिटी में जब सब लोग इकट्ठे मिलकर जब मतलब एक तरीके से पूरा पूलिंग करते हैं रिसोर्सेज की, तब गवर्नमेंट उनको कॉन्सेप्ट बताती है मार्केट गार्डनिंग का, कि आप मार्केट गार्डनिंग भी कर सकते हो कि कम एरिया में कैसे आप अच्छा आउटपुट ला सको, है ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है मार्केट गार्डनिंग का। ये इस टाइप से देखिए कि मतलब जैसे आपने नर्सरी देखा होगा ना, नर्सरी में अलग अलग एरिया के पेड़ लगे रहते हैं, लेकिन वो बहुत मतलब अच्छी हाई यील्ड होती है, उनका आउटपुट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी जैसे कहीं पे आपने ये देख लिया, अभी पत्ता गोभी पता नहीं क्या लगा हुआ है, राइट, पत्ता गोभी है शायद, है ना,
नहीं नहीं, फूल गोभी, सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लगा दिया, फिर ऐसा कुछ और लगा दिया, तो इस टाइप। ये पत्ता गोभी लग रहा है मुझे, पता नहीं, है ना, बताइएगा आप लोग भी। तो ये जो चीज है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑफ क्रॉप्स जो है छोटे से एरिया में, और उसकी ईल्ड बहुत अच्छी करना को हम क्या बोलते हैं, मार्केट गार्डनिंग या फिर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली कि आप वेजिटेबल्स को ज्यादातर प्रमोट करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपसे 3 मार्कर्स में पूछ सकते हैं। डिफाइन हॉर्टिकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट गार्डनिंग। ओके, फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग। भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि एक, जैसे मान लीजिए किसान के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन एक गांव में 10-15 किसान मिल गए। अब उनके पास क्या, उन लोगों ने अपनी सारी जो जमीन को भी इकट्ठा कर लिया। अब उनके पास जो पैसे भी, जैसे एक के पास जितने थे सबने 15 लोग ने मिलाए, तो थोड़े से पैसे ज्यादा हो गए। उसकी वजह से उनने क्या हुआ, मशीन खरीद ली, और उस मशीन को अपने अपने सारे एरिया को, मतलब अपने लैंड को उससे कल्टिवेट किया, यूज किया, है ना। तो इस टाइप का कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे कि चीप रेट में मतलब आपको सबको मशीन भी प्रोवाइड हो जाती है ना, और बेस्ट मतलब आपका आउटपुट, हाई यील्ड आउटपुट भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज अच्छी होती है, जैसे कि डेनमार्क और नीदरलैंड में ये ज्यादा कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो मेथड है बहुत ज्यादा फेमस भी है, कि सब लोग मिल के जो है पहले सोच विचार करके कि हमें कैसे कैसे क्या क्या इक्विपमेंट्स लेने हैं, फिर उस हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग बेसिकली स्टेट कराती है। स्टेट क्या है, लोगों को बताती है, फार्मर्स को बताती है कि हम ये कर रहे हैं, ये इक्विपमेंट दे रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको, फिर गवर्नमेंट ही उसको खरीद लेती है। जो भी आउटपुट होता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, जितने रुपए मतलब मार्केट प्राइस जितना चल रहा होता है, उतने पे ही गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है, या फिर गवर्नमेंट बोलती है कि आप उनको ले मतलब बेच के, फिर उसके बाद जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स का जितना भी पैसा लगा है उसको पे कर देती है, या फिर लोगों को एज एन एम्प्लॉय देती है। जैसे आपने मनरेगा का कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो मनरेगा में खेती बाड़ी कराते हैं, तो उसमें फिर डेली वेज अर्नर्स की तरीके से भी गवर्नमेंट जो है पैसे दे देती है। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड रहता है। ठीक है, तो ये होता है गवर्नमेंट ओन्ड की, मतलब कोई बहुत बड़ा बागान है, वो गवर्नमेंट की लैंड है, वहां पे उसने उनने इन लोगों से सब्जी वब्जी लगवाई, सब्जी बिचवा भी रहे हैं, और फिर इनको डेली जो है पैसे मिल जाते हैं। तो इस टाइप से ये अच्छा रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये टर्म्स बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको 2-3 टर्म हर एग्जाम में जो है आपका हर बार जो मेंस के जीएस पेपर 2 में ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो बेसिकली साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल को हम कैसे कल्टिवेट करें, जिसमें हम क्रॉप्स को, रियरिंग, जो फूडर है, फिशिंग इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट को हम कैसे मेंटेन करें। तो बेसिकली ओवरऑल जब पेड़ पौधे लगाने के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट के लिए हो, चाहे वो फिशिंग इंडस्ट्री हो, इन सब की जब बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली क्या होता है कि जो वो लैंड जहाँ पे नॉट सोन भी और फैलो लैंड, मतलब कई बार क्या होता है कि एक एरिया जो होता है, कई बार क्या होता है कि मतलब 2 एरिया के बीच में कुछ अपन ने जैसे बात की थी कि पाइप बिछा देते हैं, स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, तो थोड़ा सा एरिया छोड़ना पड़ता है। तो वो जो छोड़े वाला एरिया होता है वो भी कल्टिवेबल के अंदर ही आता है, मतलब वहां से भी वो छोड़ा क्यों है, ताकि वो पानी, वो एरिया जो है वो गलियारा या जो है वो क्यारी क्यों बनाई गई है, ताकि हर जगह पानी पहुंच पाए। तो वो भी एक तरीके से हेल्प कर रहा है ना कल्टिवेट करने के लिए, तो उसी को हम कल्टिवेटेड एरिया भी बोलते हैं या एग्रीकल्चरल लैंड भी बोलते हैं, कि जहां पे एग्रीकल्चर हो रही है। ठीक है, और नेट सोन एरिया मतलब ये जो सारा एग्रीकल्चरल लैंड या कल्टिवेटर लैंड जो है पूरी कंट्री का जब हम काउंट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट क्रॉप्ड एरिया, की यहाँ क्रॉप होता है। जो अपन ने बात किया कि अराउंड 49% जो है नेट सोन एरिया या नेट क्रॉप्ड एरिया है अपने इंडिया का। ओके, फैलो लैंड मतलब बेसिकली वही लेफ्ट लैंड बताया ना मैंने आपको, कि कुछ टाइम के लिए अपन छोड़ देते हैं कि फर्टिलिटी इसकी खराब हो गई है, या फिर फॉर एग्जांपल कि वहां पे ड्रिप इरिगेशन से वहां पे टुल्लू पंप वगैरह लगा के वहां से वो पानी को दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं तो यूजफुल दिखा रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं फैलो लैंड। और ग्रॉस सोन एरिया बेसिकली क्या होता है कि टोटल मतलब जितना आपका पूरा एरिया, एग्रीकल्चर का एरिया जहां पे पूरा साल भर उगता है, और नेट सोन एरिया मतलब बेसिकली कि जहां जहां आपका फसल उग रही है, जहां से आपको आउटपुट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस सोन एरिया। क्रॉप इंटेंसिटी कि मतलब आपकी क्रॉप की नंबर ऑफ क्रॉप रेज्ड ऑन अ फील्ड ड्यूरिंग एन एग्रीकल्चर, मतलब एक साल में भले वो खरीफ की क्रॉप हो या जायद की क्रॉप हो या फिर रबी की क्रॉप हो, लेकिन कितना क्वांटिटी ऑफ क्रॉप निकला है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, टोटल क्रॉप एरिया, कितने क्रॉप एरिया में लगा है, और निट्टा कितना सोन हुआ है, कितना उगा मतलब सोन किया था और कितने में लगा है ना, उसको फिर 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तरीके से फॉर्मुलेट होता है। तो जैसे कि हमारी क्रॉप इंटेंसिटी इंडिया की 132% आती है। ठीक है, नियरली। फिर एग्रीकल्चर एफिशिएंसी बेसिकली कि मतलब हमारा आउटपुट और इनपुट में कितना एफिशिएंट, जैसे हम मैन पावर, हमारी सीड ऑफ द क्वालिटी, फर्टिलाइजर कितने अच्छे हैं, मैन्योर्स वगैरह, पेस्टिसाइड कितने अच्छे हैं, तो हमारी एग्रीकल्चर एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। जैसे हम बात करें कि हमारा मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको जो है गवर्नमेंट या फिर एज ए कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरीके से, कम्युनिटी फार्मिंग की तरीके से जो है लोग उसको मैनेज करते हैं, या फिर अब धीरे धीरे तो किसान जो है अपने आप, जैसे उन लोग ने लास्ट फसल से जो थोड़ी बहुत सेविंग की होती है, अपनी सेविंग
से एग्रीकल्चर मतलब मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदते हैं, ठीक है, तो इससे एग्रीकल्चर एफिशिएंसी होती है। फिर यील्ड एरिया क्या होता है, मतलब बेसिकली जहां पे हैवी मैन पावर और इनपुट डिप्लॉयड हो, जैसे कि ज्यादातर आपका इंडिया और जापान, जहां पे बेसिकली बहुत ज्यादा लोग जो है डिपेंडेंट हो एग्रीकल्चर पे। और यील्ड एरिया पर पर्सन बेसिकली क्या होता है, यील्ड पर एरिया बेसिकली होता है कि मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहां पे अपन बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे लोगों का यूज कर रहे हैं, जहां पे अपन बेसिकली लोगों का यूज करना मतलब मैन पावर यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ इतनी मैकेनाइजेशन या फिर इतना एडवांसमेंट अभी नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट तो हम लोगों का यूज कर रहे हैं, लोगों का मतलब मैन पावर यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार कम पर्सन लगा के जो यील्ड होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। मतलब एक्सटेंसिव जहां पे कम लोग लगते हैं और इंटेंसिव मतलब जहां पे बहुत सारे लोग लगते हैं। एक्सटेंसिव में मतलब बेसिकली आपका आ गया कि जहां पे आपकी मशीन्स बहुत ज्यादा यूज होती है, लेस मैन पावर होता है। ज्यादातर जो आपके बोलना चाहिए डेवलप्ड नेशन है लाइक यूएसए, रशिया, यहाँ पे आपका कम लोगों में जो है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर या इरिगेशन मेथड्स को फॉलो किया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न बेसिकली कि मतलब खरीफ में यही पैटर्न, मतलब यही क्रॉप लगती है, जायद में यही क्रॉप लगती है, उसके बाद जो है फिर रबी में ये क्रॉप लगती है। तो बेसिकली एक साल भर का ये एक पैटर्न है कि इस समय किसान यही बोएगा, इस एरिया में यही बोता है, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न। और फूड क्रॉप्स आपके सारे आ जाते हैं लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिलेट, पल्सेस और फूड ग्रेन, सब कुछ मिला के आपके फूड क्रॉप्स आ जाते हैं। नॉट फूड क्रॉप में जैसे कि आपके ऑयल सीड हो गए, फाइबर क्रॉप हो गए या फोरेज क्रॉप्स, इस टाइप के जो क्रॉप्स आते हैं वो आपके नॉन फूड में आते हैं, है ना। फाइबर बेसिकली जो कॉटन बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो यूज होता है। फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर वो होती है जिसमें ज्यादातर आपका प्रॉफिट कमाना है, कमर्शियली जो है मतलब ज्यादातर आपका जो है आउटपुट करने के लिए, आउटसोर्स करने के लिए यूज होता है ना, सेलिंग इन द मार्केट। लाइक जैसे कैश क्रॉप हो गया, टबैको, शुगर केन, कॉटन, ये सब बेसिकली आपकी क्या आती है, कमर्शियल क्रॉप्स में आती है। और प्लांटेशन क्या होती है, लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ वन क्रॉप रिसेंबलिंग द फैक्ट्री प्रोडक्शन। बेसिकली किसी एक फैक्ट्री के लिए, किसी एक लोकेशन के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे कॉफी, टी, रबर, कोकोनट, ये क्या होता है कि प्लांटेशन किया जाता है इसका, कि मतलब कि आपका बेसिकली एक ही क्रॉप, साल भर एक ही क्रॉप लगती है, इसमें ना खरीफ ना जायद, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए जो है प्लांट किया जाता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का साल भर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, बेसिकली कैश क्रॉप्स विच यील्ड द फाइबर, जिसमें फाइबर होता है, जैसे जूट, कॉटन, ये ज्यादातर आपकी पैकेजिंग और टेक्सटाइल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। तो ये टेक्सटाइल और पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइबर क्रॉप्स। फिर फूडर क्रॉप्स जो होते हैं वो आपके लिए क्या हो गया, जो आपके बेसिकली हार्वेस्टेड व्हेन ग्रीन, जब वो हरे हरे होते हैं तभी उनको काट लिया जाता है, तो उन्हें ग्रीन फूडर क्रॉप बोलते हैं। ज्यादातर फूडर क्रॉप आपके जैसे कि होते हैं कैटल फूडर, जो बरसीम करके बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, जो गाय भैंस जो चारा खाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे ज्वार है, ज्वार को भी कच्चे में, मतलब कच्चे में नहीं, इन द सेंस ग्रीन में ही कर लिया जाता है। या हरे चने, आपने बूट सुना होगा, बिग बूट बोलते हैं हमारे एरिया में, तो पता नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि जहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है ना। तो वो जो हरे चने होते हैं, हरे चने जो होते हैं वो फूडर क्रॉप की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में लोगों को काफी वो होता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब होता है, उसका अलग नाम भी होता है, दूसरा तरीके से बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब दो या दो से ज्यादा क्रॉप जो है एक ही जगह पे उगाना। बेसिकली इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और यील्ड भी बहुत अच्छी होती है, मतलब आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है, तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। और वही मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है कि बेसिकली जहां एक क्रॉप लगाया और बाकी जो है एनिमल के लिए फूडर भी लगा दिया अपन ने, या फिर जो एनिमल घास चारा खाती है उनके लिए लगाना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब एनिमल्स के लिए भी देखा जा रहा है और लोगों के लिए भी देखा जा रहा है, तो इसमें मिक्स टाइप की फार्मिंग हो रही है। और मिक्स क्रॉपिंग मतलब दो से ज्यादा क्रॉप लगाए जा रहे हैं। समझ में आया डिफरेंस, कई बार क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उसके बाद ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, बेसिकली जहां पे पानी बहुत चाहे मानसूनल हो चाहे स्टोरेज भी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो होती है, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत कम होती है पानी की, ज्यादातर ये ड्रॉस रिसिलिएंट जो क्रॉप्स होते हैं वही यूज होते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करके जो है इनकी क्रॉप यील्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है, लाइक ज्वार बाजरा की अपन बात करें, तो वो ड्राई लैंड फार्मिंग में ही आते हैं। ठीक है। फिर वेट लैंड फार्मिंग, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर उसका टेरेस फार्मिंग, ये टेरेस फार्मिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेसिकली ये सॉइल इरोजन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जैसे पहाड़ों के बीच में जो है स्लोप पे जो है टेरेस फार्मिंग की जाती है ना। तो माउंटेन को एक अलग अलग एरिया में, जहाँ पे माउंटेन थोड़ा थोड़ा प्लेन मिलता है, वहां
वहां पे इस टाइप की करते हैं, ताकि जो है एकदम से जो माउंटेन जब हाई विंड आए तो ये ना हो कि सॉइल जो अपर पार्ट ऑफ द एयर है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, वो इरोड हो जाए। तो इरोजन के लिए भी टेरेस फार्मिंग यूज होती है, और जो लोकल एरिया जो टेरेस फार्मिंग कर रहे होते हैं उनके लिए इकोनॉमिकली भी बहुत वायबल होती है। फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा छोटे से एरिया में जो है बहुत ज्यादा आउटपुट करना, उसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। हमने पढ़ा जहां पे कम लोग लगते हैं और जहां पे मशीन बहुत ज्यादा लगती है, ये ज्यादातर आपका डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, लाइक यूएसए, रशिया। ठीक है, इंटेंसिव जहां पे लोग ज्यादा लगते हैं, लाइक जापान और इंडिया में अपन के यहाँ पे इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है। फिर होती है एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, फार्मिंग इन विच द मेन प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय फार्मर हाउसहोल्ड। कई बार देखा होगा कि कई लोग क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग भी जैसे कहीं घर में जो है अपना पुदीना लगा लेते हैं, धनिया लगा लेते हैं, एलोवेरा लगा लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा शॉर्ट जो हमको डे टू डे यूजेस में लगता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम जब सिर्फ अपने खेत में, या फिर मतलब खेत नहीं, बेसिकली अपनी क्यारी या फिर अपने जो थोड़ा सा गार्डन है उसमें जाके उसको ले लेते हैं। तो ऐसी जो फार्मर्स थोड़े से एरिया के लिए सिर्फ अपने लोगों के लिए, मतलब घर घर के लोगों के कंज्यूम करने के लिए जब उसको उगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी मैंने कई बार बता रखा है, इसको झूम सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो मतलब कुछ टाइम तक जो है ये ज्यादातर ट्राइब्स के द्वारा जो है जो जातियां होती है ना, गुमंतु जाति, जो शेड्यूल टाइप्स, बेसिकली जो जंगलों में रहती है जनजातियां, उनके द्वारा ये किया जाता है। तो ये क्या किए होता है कि कुछ टाइम तक तो वो बहुत ज्यादा उसमें मतलब आउटपुट अच्छा मिलता है, फर्टाइल होती है सॉइल, तब तक वो वहीं पे रहते हैं 10-15 साल तक। जब उनको लगता है कि नहीं यार अब इसकी फर्टिलिटी बहुत खराब हो चुकी है, आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वो सब कुछ जला जुलू के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये शिफ्टिंग फार्मिंग। ये बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया, सेंट्रल अफ्रीका और अमेरिका साइड बहुत फेमस है। हॉर्टिकल्चर बेसिकली जब वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब का जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फिर डेयरी फार्मिंग, तो बेसिकली मिल्क और मिल्क के प्रोड्यूस के लिए कैटल बियरिंग डेयरी फार्मिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब जो थे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी जो कि पूछी जाती हैं। आई होप यू आर लाइकिंग इट। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।